कोरोना का पीक, शहर शहर चीख। शहर शहर चीख क्यों है? शहर शहर कैसे शमशान बनने लगा है, आपके लिए देखना जरूरी है। हिंदुस्तान के लिए आज हालात वो हो गए हैं जहां पर आप डरें, आप सहमें, जहां पर आपको चीख सुनाई देनी चाहिए। और मैं आपको सिर्फ डरा नहीं रहा, कोई सनसनी नहीं फैला रहा, बल्कि अगर मेरे भी माथे पर शिकन है तो आपके भी माथे पर शिकन होनी चाहिए। बुरा मत मानिएगा, ये हमारी और आपकी लापरवाही का नतीजा है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोरोना का पीक है। नमस्ते, मैं राशिद। कुछ तस्वीरें हैं, तस्वीरें मेरे इर्द गिर्द चल रही हैं। ये तस्वीरें जो एक शब्द में अपनी तासीर बता रही हैं। कोरोना का पीक पहुंच गया है, शहर शहर चीख है। कब्रिस्तान में जगह नहीं है, शमशान में चिता को जगह नहीं मिल रही। इस बीच तीसरी वैक्सीन के लिए अप्रूवल मिल गया है, यानी स्पुतनिक वी। कोरोना का पीक है, लेकिन कई डॉक्टर ऐसा कहने लगे हैं कि कोरोना अब हवा में है, फेफड़े पस्त हैं, वायरस विस्फोट हो गया है, लॉकडाउन अब लगे कि तब लगे। और आज की तारीख में यह कहा जा रहा है कि कोरोना नहीं, ये रक्तबीज कोरोना है। टेस्ट कम है, वैक्सीन कम है, लेकिन इंसान बेदम है, डर भी है, कुंभ की भीड़ भी है, रैली भी है, चुनावी रैली, जहां पर लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या चुनावी राज्यों में कहीं पर कोरोना नहीं है क्या? अस्पताल का हाल बुरा है। हम आपको महाराष्ट्र के कई हॉस्पिटल लेकर के चलेंगे जहां पर आप देखेंगे कि 80 साल के बुजुर्ग, 90 साल के बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी जगह बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया गया है क्योंकि उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और जहां पर कब्रिस्तान में जगह न मिले, जहां पर शमशान घाट में जगह न मिले, तो आप ये समझ जाइए कि पिछले साल से भी ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। पिछला साल जब जा रहा था, हम यही कह रहे थे ना, 2020 जा रहा है, 2021 बेहतर होगा। लेकिन मैं फिर से आपसे माफी चाहूंगा, ये अगर आज की तारीख में बेहतर नहीं है तो इसके पीछे की वजह हम और आप हैं, हमारी और आपकी लापरवाही है। और अगली तस्वीर यही बताएगी, क्योंकि जिंदगी हारने लगी है, मौत झपट्टा मारने लगी है, हाहाकार है, डर है, चीख है। और यही वायरस का पीक है। वायरस का पीक यानी अपने हाईएस्ट लेवल पर कोरोना चलता चला जा रहा है। कभी 2.25 लाख केस आ रहे हैं, कभी 1,61,000, कभी 1,78, कभी 1,68 केस आ रहा है और लगभग 850 से 900 लोगों की मौत हर दिन हो रही है। यानी कोरोना का पीक आ गया है। सवाल नंबर 1, लॉकडाउन ही अंतिम समाधान है क्या? कब्रिस्तान, शमशान में जगह कम पड़ गई है? वायरस विस्फोट का जिम्मेदार कौन है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आने वाले दिनों में 139 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं? आज की शुरुआत होगी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित मुल्क बन गया है भारत। 24 घंटे में 1,61,736 नए केस, एक दिन में 879 मरीजों की मौत। दिल्ली में रिकॉर्ड 11,491 नए केस, 72 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51,751 नए केस, 258 लोगों की महाराष्ट्र में अकेले 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। यह तो पूरे भारत का आंकड़ा हो गया, लेकिन मुंबई में क्या चल रहा है? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के 6,905 नए केस आए हैं। 24 घंटे में मुंबई में 43 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 51,751 मरीज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 258 की मौत। महाराष्ट्र में प्रवासियों ने पलायन शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें यह पता है कि रोजी रोटी का संकट हो जाएगा और अगर घर पे देने के लिए और खाने के लिए रोटी नहीं होगी, 2 जून की रोटी नसीब नहीं होगी, तो लोग ये सोचने लगे हैं क्यों ना अपने गांव वापस चला जाए, अपने शहर वापस चला जाए और गांव में जा करके ही हम रह लेंगे, किसी तरह से हम खेती करके अपनी गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन मुंबई में अब रहना मुश्किल हो गया है। और मैंने आपको कहा था ना कि आज हम सिर्फ डिबेट नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ डॉक्टर्स के पैनल के साथ में बातचीत नहीं करेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखने जा रहा हूं, ये तस्वीरें आपके लिए जरूरी हैं। तस्वीर नंबर 1, एमपी की राजधानी भोपाल की ये तस्वीर है। भोपाल में लाशों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। मृतक के परिजन आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आंसू निकल निकल करके सूखते चले जा रहे हैं। मेरे बाईं तरफ ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, आप ये देखें, एमपी की राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं और लोग शमशान में चिता के लिए तरस रहे हैं, अपने की चिता के लिए तरस रहे हैं क्योंकि इतनी लंबी कतार लगी हुई है। मौत का आंकड़ा इतनी तेजी के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। लोग तो आ रहे हैं, लगभग 100 मीटर 200 मीटर दूरी पर ही खड़े हैं क्योंकि उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना है। लेकिन हाँ, शमशान में चिता के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे। भोपाल में कुछ इसी तरह की तस्वीर है। डर गए, परेशान हो गए, माथे पर शिकन आ गई ना? मैं फिर से यही माफी चाहूंगा, ये हालात हमारे और आपकी लापरवाही की वजह से हैं। तस्वीर नंबर 2, अब आप देखें एमपी के इंदौर की तस्वीर, यानी एमपी की जो औद्योगिक राजधानी है।
भोपाल से भी ज्यादा खराब हालात हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मृतक के परिजन इंतजार कर रहे हैं कि लाश को जलाने का मौका तो मिल जाए। हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चंद पैसे और खर्च कर लेंगे, लेकिन हमारे अपने के पार्थिव शरीर की तौहीन नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग रोने के लिए उनके पास वक्त बच ही नहीं रहा, क्योंकि आंसू सूख जाते हैं, आंखें पथरा जाती हैं, होठ पत्थर जैसे हो जा रहे हैं। लेकिन इंदौर की ये तस्वीरें हमें और आपको भी रुला देंगी, क्योंकि लोग हाथ जोड़ करके ये कह रहे हैं किसी तरह से जिंदगी तो बची नहीं, लेकिन अंतिम संस्कार तो हो जाए। ये इंदौर की तस्वीरें हैं। लोग कह क्या रहे हैं, जबान पर क्या कुछ आ रहा है, एक बार सुनिए। बता, मरीज जो 10 दिन से भर्ती है, क्या उसका ब्लड की रिपोर्ट चेक नहीं हो सकता था क्या? नहीं, एक बात बताओ, आपके घर परिवार में भी कोई भर्ती होगा तो पहले जांचें होंगी ना। 11 दिन में क्या ब्लड रिपोर्ट, ब्लड की जांच नहीं करवा सके क्या? ब्लड की रिपोर्ट नहीं करवा सके क्या वो? अब आप एक बताओ, मरीज। इंदौर की तस्वीरें आपने देखी ना। ये इंदौर की जो तस्वीर है अपने आप में सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रही है, और हमारे और आपके लिए भी बड़ा सवाल है। ये एमपी के इंदौर शहर की तस्वीर है। अगर इतने भर भी नहीं डरे आप, तो आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लेकर के चलते हैं। दिल्ली में भी देखिए, हर रोज अंतिम संस्कार के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ती मौत के आंकड़ों से प्रशासन पर दबाव है। लाशों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है, और यहां के कई ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जो शमशान घाट तक पार्थिव शरीर को लेकर के आते हैं और किसी भी तरह से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जगह है। आप सोचिए हालात कैसे होंगे कि कोरोना का ये संक्रमण काल है, कोरोना का ये पीक है, और लापरवाही की वजह से ये पीक इतना ज्यादा बढ़ गया है। देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर शमशान घाट में जगह कम पड़ रही है, और लोग ये कह रहे हैं शमशान घाट में जगह कब मिलेगी, हम इंतजार कर लेंगे। आप सोच करके देखें, पार्थिव शरीर सामने है, अपने का शव सामने है, पास में जा नहीं सकते, कोविड प्रोटोकॉल है, हेल्थ कर्मचारी जो हैं वो दूर से ही ये कहते हैं ये आपके अपने का शव है, और आपको 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आप कतार में हैं। ये कतार लगी हुई है शमशान घाट में। दिल्ली को देख करके सहम गए ना आप। तस्वीर इतनी भर नहीं है। चलिए यूपी की राजधानी लखनऊ, अगली तस्वीर। लखनऊ में बढ़ रहे कोरोना के मामले और मौत को देखते हुए शमशान घाट भरा पड़ा है, अटा पड़ा है, जिसकी वजह से लाशों को जलाने के लिए 10 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाट के बाहर लाशों को जलाने को मजबूर है परिजन। लखनऊ में तो इस तरह का हाल है। हमने आपको दिल्ली का हाल दिखाया, हमने आपको लखनऊ दिखाया, भोपाल की तस्वीरें आपने देखी, इंदौर की तस्वीरें आपने देखी। और अगर इतने भर से ही आप सजग सचेत सावधान नहीं हैं, तस्वीर हमारे पास और भी है। अगली तस्वीर गुजरात के सूरत की है। 15 साल से बंद पड़ा शमशान घाट गुजरात के सूरत में खोल दिया गया है। रात में ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोग ये इंतजार नहीं कर रहे कि सूर्य अस्त होने से पहले ही अंतिम संस्कार कर लेंगे, नहीं। लोग मजबूर हैं, लोग लाचार हैं, लोग बेजार हैं, और हाथ खड़े कर चुके हैं। और जहां पर शमशान में जगह नहीं बची, जहां पर कब्रिस्तान में लोग हाथ जोड़ करके ये कह रहे हैं कि अपने के लिए चंद गज की जमीन तो मिल जाए क्योंकि अपने को दफना पाए, वहीं हमारी और आपकी लापरवाही कम नहीं है। इतनी तस्वीरें आपने देखी, लेकिन बावजूद इसके हम और आप लापरवाह हैं। माफ कीजिएगा, ये लापरवाही हमारी और आपकी है। मंडियों में भीड़ है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कुंभ में अभी भी शाही स्नान चल रहे हैं, बसों में भीड़ है, चुनावी रैलियां हैं, बाजार में रैला है। और हम बस एक ही बात आपके सामने कहना ये चाहेंगे, चुनावी रैली में जहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है वहां जाने से बचिए आप। कुंभ का स्नान फिर कर लीजिएगा, भीड़ फिर लगा लीजिएगा। आस्था का ये जो जन सैलाब है, ये जो ज्वार भाटा है, अपने दिल और दिमाग तक ही रहने दीजिए। जितने भी लोग शायद रमजान के वक्त में तराबी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी भीड़ न लगाएं। जो लोग आस्था के सैलाब में हरिद्वार के महाकुंभ में उतरने वाले हैं, ये भी अपने ऊपर कंट्रोल रखें, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सवाल जिंदगी का है, बात जिंदगी की है, और जिंदगी हमारी और आपकी है। और याद रखिएगा, आप किसी के पिता हैं, आप शायद किसी की मां हैं, किसी के चाचा हैं, किसी की चाची हैं, किसी के दादा हैं, किसी की दादी। और यही एक वजह है कि जब हम एक सूत्र में पिरोए हुए एक परिवार के तौर पर रह रहे हैं, तो ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने तस्वीर आपको गुजरात की दिखाई है, दिल्ली की दिखाई, मुंबई की, भोपाल और इंदौर भी लेकर के हम आपको गए हैं। तस्वीरें इतनी हैं कि शायद मैं कहते कहते थक जाऊंगा, आप देखते देखते थक जाएंगे और आपकी आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन बावजूद इसके हम और आप लापरवाह हैं। लापरवाही छोड़नी पड़ेगी, और लापरवाही छोड़नी इसलिए पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर्स का पैनल एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। डॉक्टर के पैनल को ओपन कर देते हैं हम। डॉक्टर श्रुति मलिक डायरेक्टर हैं आप रेडिक्स हॉस्पिटल की, डॉक्टर अरुण पांडे
सीनियर कंसल्टेंट हैं एम्स, डॉक्टर रजत अरोड़ा कार्डियोलॉजिस्ट यशोदा हॉस्पिटल, डॉक्टर अर्चना धवन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मेरे साथ में जुड़ी हैं, और इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर भी हम आपको लेकर के चलेंगे। भोपाल से ब्रिजेश है मेरे साथ में, और शिवानी मुंबई से हैं, और आदित्य नायर दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रिजेश, आपके पास आते हुए, भोपाल में चूंकि 6 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, कोरोना कर्फ्यू में बंदिशें क्या है, पाबंदियां क्या है, क्या क्या खुला हुआ है, कर्फ्यू का पालन किस तरह से कराया जा रहा है, बताएं भी, कैमरा पैन करके दिखाएं भी। जी बिल्कुल राशिद, यहाँ पर 7 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है भोपाल में। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू 2 दिन का था, सैटरडे और संडे को। उसके बाद सोमवार को जैसे ही बाजार खुले, सोमवार को फिर से शाम को कर्फ्यू लगा दिया गया। और भोपाल की सड़कों पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भोपाल की सड़कों पर कर्फ्यू का पालन किस तरह से कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं, दर्शक भी हमारे देख सक रहे होंगे कि भोपाल की जो सड़क है, यहाँ पर जहांगीराबाद के इलाके में हम अभी खड़े हैं। लोगों से, आने जाने वाले जो लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस वजह से वो निकले हैं। हालांकि भीड़ ज्यादा देखी जा रही है, भीड़ पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। भोपाल के जो लोग हैं वो आराम से, आसानी से मानने की उनकी प्रवृत्ति है नहीं, इसीलिए कोरोना की गाइडलाइन का बार बार उल्लंघन करते हैं। हालांकि कहा गया था कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी या मेडिकल इमरजेंसी है या आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्ति ही घर से बाहर निकले, उनको ही जाने दिया जाएगा। लेकिन अनावश्यक पब्लिक भी बाहर निकल रही है। कुछ लोग तो ये देखने के लिए भोपाल में निकल रहे हैं कि आखिर भोपाल की सड़कों पर कोरोना के क्या चल रहा है, कर्फ्यू कैसा लगा हुआ है। ये भोपाल के लोगों की फितरत है। ये भोपाल के लोग हैं जो कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करते, और यही वजह है कि बार बार यहाँ लॉकडाउन लगाया जाता है और फिर से 7 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। राशिद, ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि हम आदित्य नायर के पास में चलें, डॉक्टर के पैनल को ओपन करें, कोरोना पर आज की 10 बड़ी खबरें क्या हैं, मेडिको रिसर्च रूम में लेकर के हम चलते हैं, जहां पर 10 बड़ी खबरें पूरे हिंदुस्तान की आपको हम दिखाएंगे। महाराष्ट्र में एक दिन में 51,751 केस सामने आए हैं और 258 की मौत हुई है। इसका मतलब 250 प्लस का जो आंकड़ा है महाराष्ट्र का, अभी भी बना हुआ है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना है, कभी भी लॉकडाउन का ऐलान किया जाएगा। 24 घंटे में दिल्ली में 11,491 संक्रमित, 72 की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में 13,604 संक्रमित। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 13,576 केस, 132 की मौत। एमपी 24 घंटे 6,489 नए केस, 37 की मौत। शेयर बाजार पूरी तरह गिरा है, निवेशकों के लगभग 8.5 लाख करोड़ डूब गए हैं। भोपाल में 6 दिन का कोरोना कर्फ्यू है, 19 अप्रैल तक भोपाल में पाबंदी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बन गया है। भारत में 85 दिन में रिकॉर्ड 10 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई है। लेकिन दिल्ली का हाल क्या है, बता रहे हैं आदित्य। दिल्ली में रिकॉर्ड 11,491 केस, 24 घंटे के अंदर 72 की मौत हुई है। दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, दिल्ली सरकार की तैयारियां क्या हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल किस तरह से किसी भी इमरजेंसी के लिए अपनी तैयारी किए हुए हैं, आदित्य। जी देखिए, दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको दिल्ली के यहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर में लेके जाना चाहता हूँ। ये दिल्ली में आज ट्यूसडे का दिन है, माना जाता है कि भगवान हनुमान का ही आज दिन है जब उनकी पूजा होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ प्राचीन हनुमान मंदिर में कितने लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। दिल्ली में कहने को रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, पर उसके अलावा भी आप देख पाएंगे कि कितने लोग हैं जो इस मंदिर के अंदर इस आज के दिन पे आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ की आप ये दीवार देखिए जिस पे लोग राम नाम लिख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे इसी बात को लेकर होती है बार बार कि लोग अपना यहाँ पे राम नाम लिखते ज़रूर हैं, पर ना ही कोई सैनिटाइज अपने हाथ को उससे पहले कर रहा है, ना ही उसके ये नाम लिखने के बाद कोई इसको सैनिटाइज कर रहा है। आप एंट्री पॉइंट को देखिए, एंट्री पॉइंट पर देखिए आप कितने लोग हैं जो भीड़ यहाँ पे लगी हुई है और कितने लोग हैं जो अभी अंदर आ रहे हैं। मास्क सबने पहना हुआ है क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे सिविल डिफेंस और पुलिस पर्सनल और जो मंदिर के अथॉरिटीज हैं वो लोग लगे हुए हैं। पर सबसे बड़ी बात जैसे राशिद जी हम और आप बात करते हुए आए हैं, अभी तक यही बात रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इज द ओनली वे जिससे कि हम अपने इस पूरे महामारी से बच सकते हैं। मास्क सिर्फ एक सिक्योरिटी कवच है, पर उससे पूरी वो सिर्फ नाक और मुंह कवर करता है। कोरोना वायरस जो है वो आंख और कान से भी अंदर आपके बॉडी में एंटर कर सकता है, आपके पसीने से भी एंटर कर सकता है। ये यहाँ पर हम जानते हैं, पर इसके बावजूद भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हम आए हैं अभी, इसीलिए यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि पुलिस और जो यहाँ की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो अब लोगों को धीरे धीरे करके हटा रहे, वरना मेरे पीछे भी यहाँ पे बहुत देर तक काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। और अभी भी मैं अपने कैमरा पर्सन पवन जी को कहूँगा कि एक और बार आपको यहाँ पे दिखाए, थोड़ा ऊपर से टॉप एंगल पे आपको दिखाए कि कैसे आप पीछे तक देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ इस यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे और इस पूरे मंदिर के यहाँ पे लगी हुई है। और इसी को लेकर, और ये तब जब दिल्ली में 11,400 से ज़्यादा केस देखे गए हैं, 850 से ज़्यादा
ज़्यादा लोग पूरे देश भर में जाने गई है पिछले 24 घंटे में, और एक्टिव केसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि दिल्ली में 80% बेड्स अब भर चुकी है, और लोगों की अब जानी इस वजह से जारी है क्योंकि उनका बेड्स और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और फिर भी लोगों में देखिए, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे यहाँ पे मंदिर पे हो, लोग ना अपनी आस्था छोड़ने को तैयार है, ना ही अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के नाम पे जो रैलियां कर रहे हैं वो छोड़ने को तैयार है। ठीक है आदित्य, ये जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक तस्वीरें हैं, और इतने के बावजूद भी इतना कुछ न जाने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया भी है, दिखाया भी है, हालात कितने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार डिबेट को भी ओपन कर देते हैं। शिवानी, बस ठीक 2 मिनट के बाद आपके पास में मैं आऊंगा। डॉक्टर श्रुति मलिक, देश में ये कोरोना का पीक है, वायरस का विस्फोट है, आगे आने वाले दिन कितने खतरनाक हैं? क्या हवा में भी कोरोना है? देखिए, जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत गंभीर है, और आज अगर आप देखिए तो कल से 4.24% केसेस थोड़े कम हुए हैं, बट 1 और 2 दिन के आंकड़ों से हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वायरस चला गया है। नवरात्रि का समय आ रहा है, इस समय लोगों को बहुत ध्यान रखना है जिस हिसाब से मौतें हो रही हैं। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देखिए कभी भी किसी भी देश में, इटली तो सबसे अच्छा देश माना जाता था इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, अमेरिका को हम बहुत अच्छा मानते थे, बट कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती हमारी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा कि हम सबको भर्ती कर दें और कोई भी मौतें ना होने दें। तो हम सबको जो है बहुत प्रिकॉशंस लेके चलना है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, हम लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी सरकार भी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। इस पिछली वेव में इतने केसेस नहीं हुए थे, सबसे ज्यादा जो हुए थे वो 16 सितंबर को हुए थे, 98,000 केसेस, बट अभी भी हमें बहुत प्रिकॉशन लेना है क्योंकि ये कंडीशन इस समय बहुत ही गंभीर है। एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ गई, बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ केस के बाद बहुत हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली के कई हॉस्पिटल में सामने आई है बेड की कमी। दिल्ली के 17 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल घोषित किए गए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में आए 11,491 केस, 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 72 की मौत। ये खबर हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाएं। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, हम सनसनी नहीं फैलाना चाहते, हम आपको डराना नहीं चाहते, कोई भी पैनिक सिचुएशन में आपको ले नहीं जाना चाहते, लेकिन देश के हालात खराब हैं, ये हमें और आपको समझना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा मौत वाले 5 देश में जब आप रिसर्च रूम में आपको हम लेकर के चलेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि भारत आखिरकार कहां पर खड़ा है। मेडिकल रिसर्च रूम आपको लेकर के चलते हैं, सबसे ज्यादा मौत होने वाले 5 देश पूरी दुनिया के आपको हम दिखाते हैं। आप देखें कि यहां पर आंकड़ा किन किन का है। अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, भारत और यूके का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में अभी तक मौत हुई है 5,75,000, ब्राजील में हुई है 3,53,000, मैक्सिको में 2,09,000, भारत में 1,70,000, यूके में 1,27,000। लेकिन अगर टॉप 5 में यहां पर भारत है तो वाकई में ये वायरस विस्फोटक है। लेकिन वायरस विस्फोट क्यों हुआ है, वायरस विस्फोटक कौन है, इसकी जिम्मेदारी किन किन को लेनी चाहिए, अब हम आपको ये भी दिखाते हैं। कुंभ मेला, भीड़, पिछले साल जमातियों के बारे में बात की जाती थी ना, लेकिन हाँ, हमसे कुंभ मेला की बात नहीं करेंगे, हम ये भी कहेंगे चुनावी रैलियां। रमजान है, तरावी वगैरह के वक्त में किसी भी तरह की भीड़ न लगाएं, मार्केट में बिल्कुल भी ना जाएं। टेस्ट कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन धीमा है, लापरवाही बढ़ गई है, कैजुअल अप्रोच है, शादियों में भीड़ है, केंद्र राज्य आपस में राजनीति कर रहे हैं, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, अनदेखी हो रही है, मास्क कोई इस्तेमाल कम लोग कर रहे हैं, सामाजिक दूरी मेंटेन नहीं की जा रही, बाजार में भीड़ है, और सबसे बड़ी बात यह है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और म्यूटेंट वायरस ने और भी ज्यादा हालात खतरनाक कर दिए हैं। ये म्यूटेंट वायरस वाली जो चीज है ना, इसे लेकर के मुझे एक बार डॉक्टर अरुण पांडे के पास में जाना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर अरुण, क्या ये बात सच है? पिछले कई दिनों में कई अलग अलग डॉक्टर मित्रों से मेरी बात हो रही थी, कई लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स भी अभी अंदाजा लगा रहे हैं ये डबल म्यूटेंट या कितने म्यूटेशन हुए हैं, म्यूटेशन पर वैक्सीन कितनी कारगर है, म्यूटेशन से कितना इंसान बच सकता है भारत में, इसे लेकर के सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, एक्यूरेट किसी के पास कुछ भी नहीं है। क्या ये सच है? जो नोवेल वायरस होते हैं जो पहली बार मानव में इन्फेक्ट करते हैं, उनमें म्यूटेट होने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग लगा रहे हैं, तो साल जब हमारे देश में कोरोना की पहली लहर आई थी, उसके अगेंस्ट में हमने वैक्सीन तैयार की थी। और ये वायरस की प्रवृत्ति ही होती है कि वो म्यूटेंट होते हैं। अभी ये अगर डबली म्यूटेंट हो रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये म्यूटेंट यहीं पे रुक जाएगा, आगे भी हो सकता है कि ये म्यूटेंट हो जाए। तो वायरस की प्रवृत्ति ही होती है ये म्यूटेंट होना है। और लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड और जरूर करूंगा आपके सवाल में कि
ये क्या वैक्सीन कारगर है इस म्यूटेड वायरस के अगेंस्ट जो आपने कहा? तो मैं ये बता दूं कि जितने भी वैक्सीन बनती हैं, जो वैक्सीनेशन हो रहा है, तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि जिनको भी वैक्सीन लगा है उनकी मौत का दर कम हो जाएगा, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, आप आईसीयू पे लैंड अप कम होंगे और आपकी जान बचेगी, क्योंकि जिनको भी वैक्सीनेशन लगता है तो उनकी सीवियरिटी रेट कम हो जाती है। अगर आप पिछली बार देखें तो सीवियरिटी बहुत ज्यादा थी, जिनको भी इन्फेक्ट हो रहे थे, जो 60 ऊपर इन्फेक्ट हो रहे थे, वो आईसीयू पे लैंड अप कर रहे थे। ठीक है। लेकिन अब हम जो 60 प्लस को वैक्सीनेशन लगा चुके हैं, 45 प्लस को वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, और अभी 11 अप्रैल से टीका पर्व चल रहा है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है कि बहुत से अधिक संख्या में अगर आप एलिजिबल है, 45 के प्लस के ऊपर है, तो जरूर वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, क्योंकि वैक्सीन इन्फेक्शन से भले न रोके, आपको मौत से जरूर रोक सकते। ठीक है डॉक्टर पांडे, इसके बाद हम डॉक्टर रजत अरोड़ा के पास में चलेंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो जाना बहुत जरूरी है। शिवानी मुंबई से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। शिवानी, महाराष्ट्र में हालात खराब हैं, ठाणे से लेकर के पुणे तक, मुंबई से लेकर के भिवंडी तक खबरें ऐसी आ रही हैं कि यहां पर कोरोना विस्फोट हो गया है, लेकिन लॉकडाउन लगाने में इंतजार क्यों किया जा रहा है? कभी डिप्टी सीएम की तरफ से, कभी सीएम की तरफ से ये कहा जाता है कि आपस में मीटिंग चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री है, नाम है राजेश टोपे, कहते हैं कि लॉकडाउन बहुत जल्द ही लग जाएगा। इंतजार किस चीज का किया जा रहा है? कि ज्यादा मौत हो जाए तब लगेगा, या कोई कैपिंग करने वाले हैं कि भाई इतनी मौत हो जाएगी, इतने की कैपिंग होगी तभी हम लॉकडाउन लगाएंगे? जी बिल्कुल राशिद, अगर बात की जाए डिले और लॉकडाउन के डिसीजन को लेकर डिले की, तो लगातार जो शुक्रवार के दिन से ही मीटिंग चल रही है। अभी तक लॉकडाउन का डिसीजन इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि अस्पतालों की जो संख्या है, यानी कि जो बेड्स की संख्या है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, आईसीयू की कमी है, पहले सरकार उसकी परिपूर्ति करना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये भी समझना होगा कि प्रतिदिन जिस तरह से नए केसेस आ रहे हैं, परिपूर्ति की सिर्फ मीटिंग हो रही है, ना कि सिर्फ नए बेड्स को अलॉट किया जा रहा है, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अलॉट किया जा रहा है, जिससे कि जो हालात है वो काफी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात की जाए तो जहां 63,000 से 51,000 पर महाराष्ट्र का आंकड़ा पहुंचा है, उसकी एकमात्र वजह है वीकेंड का लॉकडाउन, जहां पर टेस्टिंग कम हुई। ओके, ठीक है। शिवानी, दोबारा आपके पास में आते हैं। भोपाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। भोपाल में 6 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। 13 से 19 अप्रैल तक का ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक ये पाबंदी बहुत सख्त होगी। किराना दुकानों से होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी, लेकिन फल, सब्जी, दूध की बिक्री पर रोक नहीं है। भोपाल को लेकर के बड़ी खबर, 13 से 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कई पाबंदियां हैं, कई बंदिशें हैं। 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक ये पाबंदियां रहेंगी ताकि कोरोना की चेन टूट सके। किराना दुकानों से होम डिलीवरी की भी सुविधा रहेगी। डॉक्टर रजत के पास में चलते हैं। डॉक्टर रजत, डॉक्टर अर्चना धवन के पास में चलेंगे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अर्चना, अभी जो है चूंकि ये कहा जा रहा है कि कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, कहीं पर पार्शियल लॉकडाउन की भी बात की जा रही है, महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की बात की जा रही है, कहीं पर कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है। ये जो पार्शियल कर्फ्यू, पार्शियल लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या फिर टोटल कर्फ्यू, इन सब के जरिए कि क्या कोरोना की संक्रमण चेन टूटेगी? जहां रिस्ट्रिक्शन होगी वहां डेफिनेटली चेन टूटेगी। हाँ। और पार्शियल कर्फ्यू, माइक्रो कर्फ्यू, माइक्रो रिस्ट्रिक्शन, व्हाटएवर, माइक्रो लॉकडाउन, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, जहां पर आप लोगों का इकट्ठा होना बंद करेंगे और जहां आप उसको एम्फेसाइज करेंगे विद अ लेजिस्लेशन, वहां ये चेन लाजमी टूटेगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे कॉन्टैक्ट से वायरस स्प्रेड हो रहा है। अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं रोकेंगे वो वायरस स्प्रेड होता रहेगा। ठीक है मैम। लेकिन भारत में वैक्सीनेशन को लेकर के आंकड़े क्या हैं? एक बार फिर से आपको रिसर्च रूम लेकर के हम चलते हैं। भारत में सिर्फ 85 दिन में वैक्सीन की कितनी डोज दी गई है, ये तो जान लीजिए आप, क्योंकि 85 दिन में 10 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई है। अभी तक का ये आंकड़ा है। अमेरिका में 85 दिन में लगभग 9 करोड़ 20 लाख वैक्सीन की डोज दी गई है। अब तक भारत की करीब 6.5% आबादी का वैक्सीनेशन किया गया है। वैक्सीनेशन के लिहाज से भारत दुनिया में 55वें नंबर पर है। ब्राजील भी पीछे है। दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित मुल्क भारत है। अब सिर्फ अमेरिका में ही भारत से ज्यादा कोरोना संक्रमित है, यानी 85 दिन में 10 करोड़ डोज, लेकिन बावजूद इसके भारत वैक्सीनेशन में बहुत पीछे है। 85 दिन में कहां कितनी वैक्सीन दी गई है, अब आप ये भी देखें। पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड मीटर हम लेकर के आए हैं। पूरी दुनिया का ये वैक्सीन मीटर है, बल्कि आप कह सकते हैं। अमेरिका 85 दिन में 9.2 करोड़ यानी 9 करोड़ 20 लाख डोज। चीन 6 करोड़ 10 लाख डोज। यूके 2 करोड़ 10 लाख डोज।
टर्की 1 करोड़ 80 लाख डोज दी गई है और भारत में अभी तक 10 करोड़ के आसपास 85 दिन में डोज दी गई है। लेकिन हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि भारत में चूंकि आबादी जो है भारत की वो है 139 करोड़, इस लिहाज से 85 दिन में 10 करोड़ की अगर डोज दी गई है तो यह भी कम माना जा रहा है। लेकिन 82% केस वाले जो 11 राज्य हैं, ये कौन कौन से हैं, अब आप ये भी देख लें। राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान। फिर से आप देखिए, फिर से एक बार देखने की जरूरत है आपको। दिल्ली, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, यानी 139 करोड़ का हिंदुस्तान। लेकिन ये 11 राज्य हैं जहां से 82% केस आए हैं। श्रुति मलिक के पास एक बार चलते हैं। श्रुति, भारत में वैक्सीनेशन तेज बताया जा रहा है, 85 दिन में 10 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई है। क्या ये सफिशिएंट है, क्या ये पर्याप्त है? देखिए, हमारे को वैक्सीनेशन ड्राइव जो है ये बहुत ही एक सीरियस कैंपेन है हमारे इस समय देश के लिए, और हमें और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम वैक्सीन में का लगाना और उसका एडमिनिस्ट्रेशन और नहीं बढ़ाएंगे तो इससे 3 तकलीफें क्या हो सकती है। आप ये देखिए, इस समय वायरस एक तो रेप्लिकेट कर रहा है, हर्ड इम्यूनिटी हम ला नहीं पाएंगे, हमारे जो बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे 41% हमारी पॉपुलेशन है उसकी तरफ जो है वो वायरस जाने लगेगा और उनको इन्फेक्ट करेगा। और हमारे बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन बनी ही नहीं है। 2 ट्रायल्स चल रहे हैं, भारत बायोटेक ने भी किया है, बाहर फाइजर भी 6 महीने के बच्चों पे कर रही है, बट हम उस वल्नरेबल पॉपुलेशन की तरफ चले जाएंगे जो हमारे बच्चे हैं। तो इसलिए हमें अपनी वैक्सीन ड्राइव और बढ़ानी चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो क्या होगा कि पहले कभी भी अगर वैक्सीन लगती है तो लोगों को ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुरंत एंटीबॉडी नहीं बन जाती। ऐसा नहीं आज आपने लगाया और कल आप जो है वो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्शन के लिए टाइम लगता है, 2 हफ्ते मिनिमम लगते हैं पीक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आने में। तो हम जितना ज्यादा करेंगे हम उतना ज्यादा प्रोटेक्शन की तरफ जा सकते हैं। पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 100% ये वैक्सीन प्रोटेक्शन नहीं देती। लेकिन क्या है ना, डॉक्टर अर्चना धवन बजाज, जो डॉक्टर श्रुति मलिक कह रही हैं, इसी बात को मैं आगे लेकर के जाता हूं। मेरी जानकारी यह बताती है कि जो लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं या जो वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, इनकी जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं, एक जमाना यह था कि एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद इसकी उम्र लंबी हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर एंटीबॉडी का मतलब यह है जिसके जरिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिसके जरिए हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। लेकिन इन एंटीबॉडीज की जिंदगी 100 दिन है, 120 दिन है, या ज्यादा से ज्यादा हद से हद 150 दिन की है। तो अगर एंटीबॉडीज की जिंदगी कम है तो ये हालात कितने खतरनाक हैं? डेफिनेटली अगर एंटीबॉडी की जिंदगी कम है तो एक तो यू आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग ट्रांसमिट द डिजीज अगेन। अगर आपको एक बार कोविड हो चुका है तो आप अपने आप को इम्यून ना समझे, आपको वापस दोबारा कोविड हो सकता है। दूसरा, वैक्सीनेशन नया वायरस है, नई वैक्सीन है, इसका एक टाइमलाइन समझने के लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। सो ऑब्वियसली अगर आप अपने आप को एक बार वैक्सीनेट करा रहे हैं, यू स्टिल हैव टू कंटिन्यू डूइंग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एक्सेट्रा, क्योंकि आप फिर भी एट रिस्क हैं ऑफ गेटिंग द डिजीज। हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद 2 बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं कि डिजीज की सिवेरिटी कम हो रही है और मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी कम हो रही है। मगर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको यदि वैक्सीन लग गई है तो हालांकि आप ये कह रही हैं कि डिजीज की सिवियरिटी कम हो रही है, यानी ज्यादा खतरे की तरफ अभी बीमारी नहीं बढ़ रही है। लेकिन हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। आने वाले दिनों में ये जो वायरस विस्फोट है, इसकी वजह से भारत को और भी नुकसान हो सकता है। ब्रिजेश के पास में एक बार चलते हैं, भोपाल में मौजूद है ब्रिजेश। थोड़ी देर पहले ब्रिजेश आपने ये दिखाया 6 दिन का जो भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बाद का हाल क्या है, आलम क्या है। फिर से आप तस्वीरें आप दिखाएं और ये बताएं कि क्या आने वाले दिनों में एमपी के और भी बाकी कुछ शहर हैं जैसे उज्जैन, इंदौर, जहां के हालात बहुत खराब हैं, क्या वहां पर भी कोरोना कर्फ्यू लगाया जा सकता है, या आने वाले दिनों में ऐसे भी चांसेस हैं कि एमपी में भी टोटल लॉकडाउन की तरफ ये राज्य बढ़ जाए? बिल्कुल, देखिए, पहले मुख्यमंत्री ये मना कर चुके हैं कि पूरे एमपी में एक साथ लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। जो जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट टीमें हैं या जो कलेक्टर हैं, जो कमेटियां हैं, वो स्थानीय स्तर पर ये निर्णय लेंगी कि लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं और कितने दिन का लगाया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि पहले पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, जो अभी भी जारी है। 12 ऐसे शहर है जिसमें इंदौर का आपने नाम लिया, इंदौर भी है, उज्जैन भी है, शाजापुर है, सुजालपुर है, जबलपुर है, विदिशा है, जिनमें की 7 दिन का पहले से ही लॉकडाउन लगाया गया था और
भोपाल को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। आने वाले समय में भी कुछ ऐसे जो ग्वालियर जैसे कुछ और शहर ज्यादा इन्फेक्टेड हैं, जिनमें लगातार संक्रमण दर जो है वो बढ़ रहा है, संक्रमण लगातार नए नए मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ा गया है। सिर्फ हम बात करें छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा में 9 दिन का कर्फ्यू था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ दिया गया था। तो ग्रामीण क्षेत्र अभी बाहर है इससे, लेकिन आने वाले समय में अगर संक्रमण बढ़ता है तो उनमें भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है। भोपाल का आपने कहा, मैं भोपाल की तस्वीर आपको एक बार और थोड़ी देर के दिखाना बाद, चाहूंगा। चूंकि दिन भर इंडिया न्यूज ये रिपोर्ट दिखाता रहेगा। एमपी का कोरोना मीटर क्या है, भोपाल का हाल क्या है, हम आपके जरिए जानेंगे। इंदौर संवाददाता के पास भी हम जुड़ेंगे। यूपी, एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों का हाल क्या है, पंजाब, राजस्थान भी लेकर के चलेंगे, छत्तीसगढ़ का हाल भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हां, बार बार मैं आपको यही तस्वीरें दिखाऊंगा आज, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि लापरवाही की वजह से महामारी कितनी बढ़ गई है, वायरस विस्फोट की वजह क्या क्या है। हमारी और आपकी लापरवाही ने देश को आज किस मुहाने पर लाकर के खड़ा कर दिया है। ठीक उसी जगह पर हम आ गए हैं जहां साल भर पहले खड़े थे। लेकिन हां, हिंदुस्तान को फिर से एक संकल्प लेना पड़ेगा, संकल्प जिसमें विकल्प नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान फिर से बोलेगा, हिंदुस्तान ने ठाना है कोरोना को हराना है। लेकिन डर का क्या करें, डर जहां पर मेरे अपने, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो मुझसे मिलते हैं, मेरे शरीर में कहीं रैशेज हैं, कहीं ये कोरोना के लक्षण तो नहीं, मुझे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे कंजेशन जैसा फील हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, मैं गले में खराश सी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोरोना हो गया है। इस डर को लेकर के डॉक्टर के पैनल से आगे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उस आगे बढ़ें उससे पहले हेडलाइंस है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा और आप अपने आप को और इन्फेक्ट करते जाएंगे। अगर हम पहले उस चीज को कर लेंगे तो आपकी जो परिजन है वो भी हो सकता है आप अपने आप को आइसोलेट कर ले और आप जो है इन्फेक्शन को और जो है बढ़ने से रोके। जो बात आप कह रही हैं यही देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं और इसके लिए उन्होंने 3T फॉर्मूला भी दिया हुआ है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग। लेकिन मुश्किल यह है कि ये 3T फॉर्मूला और इस फॉर्मूले की भी जम करके धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर अरुण पांडे, चूंकि आप मेरी डिबेट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसीलिए आपसे एक सवाल है। सवाल ये, दिल्ली के 17 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिए गए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 11,491 केस आए हैं, 72 की 24 घंटे के अंदर मौत हो गई है। अगर दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी आई तो दिल्ली का हेल्थ इंफ्रा कितना तैयार है आगे आने वाली किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए? देखिए, स्थिति तो बहुत भयावह हो ही रही है। जैसे आप ही के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि लगभग 11,000 के ऊपर हम लोग दिल्ली में इंफेक्टेड केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप हर दिल्ली के हर गलियों में या फिर हर इलाकों में आप अस्पताल या आईसीयू बेड क्रिएट नहीं कर सकते रातों रात। लेकिन हाँ, ये हम जरूर तैयार कर सकते हैं कि अभी जैसे आप ही के माध्यम से मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। दैट मीन्स कि वहां पे केवल कोविड वाले मरीज का ही इलाज होगा। और जब बड़े अस्पतालों की बात करें तो जो भी सरकारी अस्पताल है वो ऑलरेडी पहले से तैयार हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो ऑलरेडी पहले से सरकार का नोटिफिकेशन आ चुका है कि वहां पे इतने परसेंट। बस एक मिनट के लिए रुकेंगे आप, बस एक मिनट के लिए रुकेंगे। एक ग्राफिक्स नीचे चल रहा है और ये पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए, क्योंकि टॉप 10 संक्रमित देश में भारत आज की तारीख में कैसे नंबर 2 पहुंच गया है, ये पूरी स्क्रीन पर अगर एक बार के लिए उतारा जाए, क्योंकि हम सभी के लिए आईना है। ये आप देखें, अमेरिका में संक्रमित हैं 3 करोड़ 19 लाख, भारत में अभी तक संक्रमित हो चुके हैं 1 करोड़ 35 लाख, नंबर 2। ब्राजील संक्रमित 1 करोड़ 34 लाख, फ्रांस संक्रमित 50 लगभग 51 लाख के आसपास, रूस में है 46 लाख 41 हजार, ब्रिटेन में है 43 लाख 69 हजार, तुर्की में है 38 लाख 49 हजार, इटली में 37 लाख 69 हजार, स्पेन में है 33 लाख 47 हजार, जर्मनी में लगभग 30 लाख के आसपास है। अब पूरी स्क्रीन पर एक बार दिखा दिया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 139 करोड़ का हिंदुस्तान ये आंकड़े जरूर देखे। अगर भारत इन्फेक्शन के मामले में, कोरोना संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में अगर नंबर 2 हो गया है तो ये आंकड़े हमारी और आपकी लापरवाही का नतीजा है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, जहां पर भारत में अभी तक संक्रमण 1 करोड़ 35 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, टॉप 10 संक्रमित देशों में भारत नंबर 2 पहुंच गया है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की नौबत एक बार फिर से आ गई। लेकिन लॉकडाउन लगा तो क्या होगा, रिसर्च रूम में लेकर के चलते हैं, वर्चुअल ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या क्या होने वाला है और किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है। इकोनॉमी गिर जाएगी, यानी अर्थव्यवस्था गिरेगी, शेयर बाजार धड़ाम हो ही गया है, छोटे कारोबार बंद हो जाएंगे,
नौकरी जाएगी, कई सेक्टर तबाह हो जाएंगे और कहां पर कितनी नौकरियां गई हैं पिछली बार 2020 में, ताकि आप ये समझ सकें कि अगर दोबारा से लॉकडाउन की नौबत आ जाती है, किस इंडस्ट्री में और किस सेक्टर में आखिरकार कितनी नौकरी पिछली बार गई है। टूरिज्म से हम शुरुआत करते हैं। 55 लाख नौकरियां गई टूरिज्म में, जानते हैं आप। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, भारत में 38 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खोई है। फिर आप ऑटोमोबाइल पर आ जाइए, 10 लाख ने अपनी नौकरी खोई है। रिटेल सेक्टर में 2 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। आईटी में 1.5 लाख की नौकरी गई जब भारत में लॉकडाउन लगा। बैंकिंग सेक्टर में भी 30,000 की नौकरी गई है, यानी कहीं पर 55 लाख, कहीं पर 29 लाख, कहीं 10 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 30,000, इस तरह से कुल मिला जुला करके लाखों की नौकरियां गई हैं। अगर लॉकडाउन दोबारा लौट करके आएगा तो आप सोच लें हालात बद से बदतर क्यों हो जाएंगे। इसलिए होंगे क्योंकि ये जो दूसरी लहर है ना, ये फेफड़ों पर कहर बनकर के टूटी है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिकॉल करूंगा। सेकेंड वेव, लंग्स को नुकसान। अब 7 की बजाय 3 दिन में फेफड़े में इंफेक्शन हो जा रहा है। 50 से 70% फेफड़ों को संक्रमित करने लगा है कोरोना। फेफड़ों में संक्रमण की वजह से मौतों की संख्या बढ़ी है। इन्फेक्शन का पता लगने में देर है, तब तक लंग्स को बहुत नुकसान हो जाता है। 20 साल तक रोज 2 से 3 सिगरेट पीने जितना नुकसान 2 दिन में हो जा रहा है। एक बार चलते हैं डॉक्टर अर्चना के पास में। डॉक्टर अर्चना, फेफड़ों को नुकसान कई बीमारियों में होता है। ट्यूबरकुलोसिस में होता है, निमोनिया में होता है, या फिर लंग्स कैंसर वाली स्थिति में होता है जब फेफड़ों को नुकसान होता है। क्या ये माने कि नए म्यूटेशन की वजह से लंग्स को नुकसान इन सभी से कहीं ज्यादा होने लगा है? एब्सोल्युटली, इन सभी से कहीं ज्यादा होने लगा है, क्योंकि ये बड़ा क्विक, बड़ा रैपिड नुकसान है। यहाँ डिजीज ने आपको स्ट्राइक किया, विद इन 3 to 4 to 7 days द डैमेज हैज अकर्ड। अगर आप ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, इन सबको देखें, ये क्रॉनिक डिजीजेस हैं। इनमें समय लगता है बीमारी को एडवेंट करने में, और उतना ही वो आपको एक विंडो पीरियड देती है, एक टाइम पीरियड देती है, जिसमें आप उसको अवेलेबल मेडिकेशन से करेक्ट कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, अवेलेबल मेडिकेशन के बारे में पूरी नॉलेज है हमें, पर अनफॉर्चुनेटली जहां हम आज हैं कोविड को लेकर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, उसमें अभी तक बहुत सारे ग्रे जोन्स हैं। इन ग्रे जोन्स को जब तक हम समझते हैं और एक्ट करते हैं, कभी रेमडेसिविर एक्ट कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी स्टेरॉइड कर रहा है, नहीं कर रहा, इस उधेड़बुन को जब तक हम सॉर्ट आउट करते हैं, द पेशेंट इज ऑलरेडी गॉन। दूसरा राशिद जी, एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी, जिसके ऊपर शायद हम अभी तक ध्यान नहीं दे रहे, अगर हम दिल्ली को महाराष्ट्र से कंपेयर कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। हमें दिल्ली को मुंबई से कंपेयर करना चाहिए, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी नियरली कंपेरेबल है। दिल्ली में 11,000 से ऊपर केसेस हैं, मुंबई में 6,000 से ऊपर केसेस हैं। मुंबई अगर गंभीर है तो दिल्ली और ज्यादा गंभीर है, इस बात पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है मैम। डॉक्टर श्रुति, अब यही कहा जा रहा है कि अपने फेफड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। फेफड़े मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, हम सुबह सुबह जॉगिंग के लिए चले जाते हैं, हम इवनिंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, हम योगा करते हैं, हम एरोबिक्स के लिए जाया करते हैं। हालांकि मेरा तो मानना यह है कि इस दौर में जिम का रुख करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज की तारीख में यह कहा जा रहा है कि हवा में भी कोरोना है, तो फिर मेरे फेफड़े मजबूत कैसे होंगे श्रुति? देखिए, आप अपने घर पे रहकर अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं इस समय, और वो सही भी नहीं है बाहर निकलना कि आप पार्क में जाएं, तो आप जो है जैसे योगा की एक्सरसाइजेस हैं, अनुलोम विलोम, जो लंग्स को और ज्यादा, हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, टोटल लंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं तो इससे आप देखते हैं हम अपने लंग्स को काफी हद तक बचा के रख सकते हैं। देखिए, प्योर एयर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, बट हमें कुछ प्रिकॉशंस घर पे रहकर ही लेने पड़ेंगे, कुछ चीजें वहीं पे रहकर करनी पड़ेंगी। और अगर इस टाइप के, तो एटलीस्ट हम अपने लंग्स को जो, और हमारा खान पान, इम्यूनिटी को भी हम बढ़ाएं साथ में। केवल हम लंग्स पे तो ध्यान देंगे, बट साथ में हमारी इम्यूनिटी भी अगर बढ़ती रहेगी तो हम ओवरऑल, देखिए कोरोना सिर्फ और सिर्फ लंग्स को तो कर रहा है, मतलब इन्फेक्ट करता ही है और उस पर भी अटैक करता है, बट हमारी इम्यूनिटी भी इस समय जो है इस वायरस के अगेंस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो अगर हम ओवरऑल ध्यान देंगे तो हम काफी हद तक अपने को जो है वो बचा सकते हैं। डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर अरुण पांडे, डॉक्टर अर्चना धवन, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अलग अलग वक्त पर मैं आपसे वक्त मांगता रहता हूं, आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए वक्त निकालती रहती हैं, लेकिन अब हमारी भी बहुत जिम्मेदारी है, हमारे दर्शकों की भी बहुत जिम्मेदारी है, हम हिंदुस्तानियों की भी बहुत जिम्मेदारी है। समझिएगा, आपकी तरह मैं भी टूटा हुआ हूं, आपकी तरह शायद मेरे भी मन में शंकाएं या फिर आशंकाएं होंगी। जहां पर ये दिल्ली जैसी तस्वीरें, जहां पर ये भोपाल जैसी तस्वीरें, जहां पर शमशान और कब्रिस्तान में लगी हुई कतार की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं ना, हम जर्नलिस्ट हैं,
लेकिन साथ ही साथ एक इंसान है, हमारे सीने में भी एक दिल है, और इस दिल से हम भी ये सोचा करते हैं कि अगर मेरे हिंदुस्तान में आज ये हालात हैं तो ये सुधरने भी चाहिए। मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए। आस्था एक बहुत अच्छी और बेहतर चीज है। आस्था की बुनियाद पर ही टिक करके हमारी अपनी पर्सनालिटी, हमारा अपना व्यक्तित्व बना करता है। लेकिन आस्था की वजह से कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए, कहीं कोई बेवकूफी ना हो जाए। आप हरिद्वार के महाकुंभ में शाही स्नान या फिर स्नान करने के लिए जाएं और वहां से अगर कोरोना लेकर के आए तो ये ठीक नहीं है। अगर आप रोजा रखें रमजान में और तराबी पढ़ने के लिए जहां पर लोग जाते हैं वहां पर भीड़ लगाई जाए, कोरोना लेकर के आप अपनों के बीच में चले आए तो ये गुनाह है। याद रखिएगा, इस कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। चुनावी रैलियों में आप जाएं, चुनावी रैली का हिस्सा बने और वहां आप किसी भी तरह से अगर संक्रमित हो जाते हैं, आप सोचिए जिम्मेदार हम और आप ही हैं। हमें और आपको समझदार होना पड़ेगा, हमें और आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें फिर से हिंदुस्तान को बनाना पड़ेगा। ये मेरा भारत है, ये आपका भारत है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये अपना इंडिया है और इंडिया के भविष्य के लिए हमें और आपको सजग, सचेत, सावधान रहने की जरूरत है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।